ऐसे विद्यार्थी बहुत सारे होंगे जिनके मन में एक अभिलाषा होगी कि वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में कोई रोजगार व्यवसाय स्थापित करें। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे सौरभ राय जी के साथ। सौरभ की बहुत सहज बातचीत है, विद्यार्थियों को कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं जानना है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ये जो आपके प्रतिष्ठानों के नाम क्या है? सर मेरे प्रतिष्ठान वैसे देखा जाए तो अभी 3 प्रतिष्ठान हैं हमारे, जिसमें सबसे पहला राय बेकरी, जिसका जो है फाउंडर स्टोन जो है पापा मेरे बड़े पापा और मेरे दादाजी के द्वारा किया गया है। उसके बाद फिर कैफ़े 79 की शुरुआत मैंने 2019 में की थी, और अभी हम लोगों ने रिसेंटली मार्च में एक नया प्रतिष्ठान शुरू किया है जिसका नाम है रायनेंस, जिसमें पार्टी हॉल भी है, रेस्टोरेंट भी है और बेकरी भी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। जोरदार तालियां। छिंदवाड़ा जैसे शहर में 3 प्रतिष्ठान की स्थापना के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ईश्वर करे आपका प्रतिष्ठान बहुत तेजी से आगे बढ़े, लेकिन कोई भी चीज़ तेजी से आगे नहीं बढ़ती है सौरभ जी। निश्चित तौर पर इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है। कई प्रत्यक्ष लोगों का सहयोग होता है, कई अप्रत्यक्ष लोगों का सहयोग होता है। तो प्रतिष्ठान की निश्चित तौर पर शुरुआत मेरा ख्याल है बहुत अभी नहीं हुई होगी, काफ़ी पुरानी से। हाँ, काफ़ी पुरानी है सर। 1979 से है एक्चुअली हमारा प्रतिष्ठान। 1979 से ये प्रतिष्ठान का क्रम बनना आरंभ हुआ, और आज जाके वो रायनेंस के रूप में न केवल पूरे छिंदवाड़ा शहर में बल्कि पूरे मेरा ख्याल है जिला। जी सर, पूरे जिले में हमारी सप्लाई जी। इसके अलावा आपके सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, यहाँ तक इन लोगों का सप्लाई होती है। तो इतनी इस ऊंचाई तक पहुँचने के लिए इनके भीतर जो आप लोगों ने संघर्ष किया होगा, आपकी अगर मैं जानना चाहूँ तो आपके इसमें आप स्वयं ही शामिल हैं इस व्यापार में, या आपके पिता, आपके दादा, या ऐसे और भी लोग शामिल हैं? नहीं सर, शुरुआत से अगर मैं बताना चाहूँ थोड़ा सा, मैं आपको बैकग्राउंड एक बताता हूँ कि कैसे फाउंडेशन हुआ इसका। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है एक्चुअली ऐसी कि जैसे पापा, बड़े पापा और दादाजी मेरे ये सब फार्मर्स थे, और फार्मर्स के एक अलग खुद के एक चैलेंजेस होते हैं। आप समझते हैं कि भाई अच्छी बरसात नहीं हुई, अच्छा मौसम नहीं हुआ, फसल ख़राब हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान एक झेलना पड़ता है। दूसरा, हम लोग एक्चुअली यहाँ परासिया क्षेत्र से आते हैं। परासिया क्षेत्र में एक गांव है भमोड़ी, वो मेरा नेटिव प्लेस है, मेरी फैमिली वहाँ से ही ओरिजिन करती है। तो वहाँ पर 1979 के आसपास की बात है कि दादाजी और पापा जी लोगों ने एक ट्रैक्टर लिया था और उससे खेती करना चाहिए, लेकिन 2-3 साल लगातार जब उन्हें बहुत ज़्यादा घाटा हुआ तो वो ट्रैक्टर भी उन्हें बेचना पड़ा। तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि अब किया तो किया जाए तो क्या किया जाए। असल में वहाँ पर दिक्कत ये थी कि जो हमारे पास खेती की जगह है वो पथरीली थी, वहाँ पर उतने अच्छे मतलब हार्वेस्टिंग उतनी प्रॉपर होती नहीं थी। तो एक तरकीब लगाई, बड़े पापा लोगों ने सोचा कि यार ऐसा क्या बिज़नेस शुरू किया जाए जो हमें आगे तक के एक अच्छा बिल्डअप दे दे। तो उन्होंने मुझे बताया कि 1979 के आसपास वहाँ पर कोल माइंस एरिया कहलाता है, एक्चुअली कोयलांचल क्षेत्र कहलाता है परासिया। तो वहाँ पर लगभग 50 से 60 हज़ार माइंस के वर्कर हुआ करते थे, और माइंस के वर्कर्स की 3 शिफ्ट होती थी। 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट, 24 घंटे माइंस में काम चलता था। अब माइंस के जो वर्कर्स होते हैं वो सुबह 6 बजे से जाते थे। तो सुबह 6 बजे जाने वाला जो वर्कर है वो घर में एकदम से सुबह से तो एकदम कुछ खाने के लिए मौजूद रहता नहीं है। और दूसरा, बड़े समोसे, पोहे, जलेबी, यही सब के स्टॉल्स या फिर काउंटर होते थे उस समय। तो पापा लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा कोई उत्पाद बनाएं जो कि रेडी टू ईट हो, एट द सेम टाइम बहुत कॉस्टली ना हो, मतलब एकदम इकोनॉमिकल हो। तो ब्रेड एक ऐसी चीज़ है जो आज भी सबसे इकोनॉमिकल ही कहलाती है। आप 30 रुपये का एक ब्रेड का पैकेट लेंगे 300 ग्राम का, तो 6 लोग आपके घर के आराम से नाश्ता कर सकते हैं 20 रुपये की चाय बना के साथ में। तो उस समय उनकी ये थॉट प्रोसेस से उन्होंने शुरू किया, और उन्होंने बनाना शुरू किया बंस, जिसको वो समय में डबल रोटी बोलते थे, शायद पुराने लोग जानते होंगे। तो वो बनाना शुरू किया। शुरुआत के 4-5 साल बहुत संघर्ष करके उन्होंने खुद से साइकिल से उसकी सप्लाई शुरू करी। उसमें उन्हें और लोग कमेंट भी करते थे, ये लोग पटेल रोटी बेच रहा है, पटेल डबल रोटी बेच रहा है, ऐसी सब चीज़ें भी सुनी उन्होंने। बट उनका थॉट क्लियर था कि नहीं, हमको सक्सेस होना है या फिर हमको इसको आगे बढ़ाना है। आज हम बंस बना रहे हैं, कल ब्रेड्स बनाएंगे, परसों केक बनाएंगे। तो इस थॉट प्रोसेस से उन्होंने शुरू किया, और फिर ये
कारवा चलता गया और सिलसिला आज तक जारी है। एक बात है सौरभ जी, आपने आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये जो कहा जाता है, इसको आप लोगों ने चरितार्थ किया। उस कोयलांचल में जब सुबह की शिफ्ट लगेगी और उसको सुबह के लिए जो नाश्ता चाहिए वो उसको आप लोगों ने किया। तो मतलब अवसर हमेशा हमारे आसपास होते हैं। आवश्यकता इस बात की होती है कि हम उन अवसरों को पहचानें और पहचानने के साथ ही उसके ऊपर क्रियाशील हो जाए, अमल में लाने का प्रयास करें। तो एक छोटा सा अवसर था जो आज शायद हम सभी के बीच में भी कई अवसर ऐसे हैं जिसमें आवश्यकता है किंतु हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता है। तो इन्होंने उसको जो कमी थी, एक जो रिक्तता थी, उसको अवसर में तब्दील किया और एक रायमंच जैसा प्रतिष्ठित संस्थान छिंदवाड़ा में खड़ा किया। तो जो छोटी सी शहर बूढ़ी अम्बाड़ा गांव कस्बाई इलाका है, वो कस्बाई इलाके से छिंदवाड़ा और फिर आसपास के अन्य जिलों में तक की जो यात्रा रही है, तो इस बीच में कई अच्छे बुरे उतार चढ़ाव आए होंगे जिसमें कई जगह आपको बहुत प्रशंसा मिली। एक तो उदाहरण आपने बताया कि हमें इस तरीके की आलोचना होती थी, और क्या क्या आलोचनाएं की जाती थी। असफलता क्योंकि विद्यार्थियों को ज़्यादा सिखाती थी, तो हमें थोड़ा सा ये भी बताइए। सर चैलेंजेस तो देखिए बहुत से फेस किए पापा लोगों ने, खासकर जब 2002 में हम लोगों ने छिंदवाड़ा में शुरू किया। सबसे पहले हम बमोड़ी में थे, 2002 में फिर हम छिंदवाड़ा शहर में आए और यहाँ पर अपना प्रतिष्ठान डाला। तो शुरुआत में खजरी क्षेत्र में जहाँ पर पापा ने शॉप डाली थी, वहाँ पर शुरुआत के 2-3 साल मुझे पापा बताते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग थे। उस समय मैं 8 या 9 क्लास में था, तो मैं भी देखता था। साथ में हम लोगों ने एक्चुअली एक प्रतिष्ठान तो बना लिया था, एक 5-7 मशीन लगा के एक लगभग 40-50 लाख का खर्चा करके एक वो तो बना लिया था। लेकिन हमारे पास यहाँ रहने के लिए फिर हम लोगों ने एक ही कमरे में हम लोग लगभग 4 साल रहे हैं। वहीं प्रतिष्ठान से लगा हुआ हमने एक कमरा बनाया था और उसी में ही हमारा किचन भी था, उसी में हमारा बेडरूम भी था। तो इसमें संघर्ष ज़्यादा पापा और मेरी फैमिली लोगों ने बहुत ज़्यादा किया है। मैं तो उस समय छोटा था और वो एक संघर्ष था। और उस समय शुरुआत के 2 साल शायद बहुत अच्छा रिस्पांस भी नहीं मिल पाया था, क्योंकि वो एक आउटर क्षेत्र ही कहलाता था उस समय खजरी। लोग मुझे बताते हैं कि यार एक चौक के आगे लोग जाने से 7 बजे के बाद डरते थे कि वहाँ पे लाइट नहीं होती थी। और शुरुआत में और फिर लोन भी लिया हुआ था पापा ने, तो शुरुआत के जो समय था काफ़ी कठिन था और लोन पटाने वगैरह में भी कुछ तकलीफ़ें गई थी। लेकिन बाद में उन्होंने पेशेंस रखा। उन्होंने मुझे बताया है कि इस बिज़नेस में पेशेंस ही सबसे बड़ी मायने रखता है कि आप पेशेंटली अगर काम करते रहेंगे, अपनी क्वालिटी पे ध्यान रखेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो आप जीत जाएंगे। मतलब किसी भी व्यापार की सफलता के लिए एक बात तो होना ही चाहिए व्यवसाय में कि वो उसके बाद धैर्य हो, वो पेशेंसली चीज़ों को हैंडल कर सके, तभी वो व्यापार में आगे बढ़ेगा। जी 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 ये तो बहुत ही एक अच्छी बात है कि अगर हम में से भी कोई विद्यार्थी आगे बढ़ना चाहता है जीवन में, तो उसको थोड़ा कार्य में धैर्यतापूर्वक आगे बढ़ना, मतलब निश्चित तौर पर आप छोटे से उत्पाद को एक बड़े ब्रांड में तब्दील कर सकते हैं। जो छिंदवाड़ा के लोग हैं, इन्होंने अपना नाम पूरे आसपास के जिलों में कैसे अपने ब्रांड को, एक प्रोडक्ट को ब्रांड में तब्दील किया, और वो जो रायमंच शब्द है, इसकी कल्पना का पीछे सर मेरे बड़े पापा एक्चुअली जब बिज़नेस में आ गए और लेट 80s 90s के आसपास की बात है, वो जब दिल्ली विज़िट किया उन्होंने, एक आहार करके दिल्ली में क्या बोलेंगे एग्जीबिशन होता है, वो इंटरनेशनल फूड एग्जीबिशन होता है, तो उसमें हम लोग विज़िट करते रहते हैं। तो बड़े पापा लोग वो समय से जाते थे। उसमें बेकरी, हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़, ये सब से रिलेटेड प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होते हैं और उसके बारे में जानकारियाँ वहाँ पर मिल जाती हैं काफ़ी सारी। तो मेरे बड़े पापा मुझे बता रहे थे कि एक बार हम लोग स्टेशन में बैठे बैठे ट्रेन का वेट कर रहे थे, तो हमने वहाँ पर कुछ ब्रांड्स के नाम वगैरह देखे जो कि बहुत ही शॉर्ट इनिशियल थे। अब जैसे राय बेकरी, एक तो सिंपल है कि मेरा टाइटल राय है और बेकरी हमने शुरू करी तो राय बेकरी एक नाम रख दिया। बट उन लोगों के दिमाग में एक थॉट प्रोसेस थी कि इसको ऐसा कोई नाम दिया जाए जो कि कैची हो, एट द टाइम सुनने में बहुत अच्छा लगे। तो रायमेंस जो है उसी से बना है, रायमेंस डिराइव हुआ है राय से ही, राय मेरा टाइटल है और मेंस उसको करता है कि जो मैन फोर्स हमारा हमसे जुड़ा हुआ है, जो हमारे साथ एक टीम जुड़ी हुई है जो हमारे लिए काम कर रही है, तो उसको हम लोगों ने रायमेंस नाम दिया और एज अ ब्रांड उसी को हम लोगों ने फिर लॉन्च करके 95 से उसको हम लोगों ने रजिस्टर करके, जो कि रजिस्टर है जिसको कोई दूसरा यूज़ भी नहीं कर सकता, हमने मुंबई से पेटेंट किया हुआ है उसको, तो तब से वो रायमेंस की वैसे उत्पत्ति हुई। बहुत अच्छी। तो यहाँ पर जो सौरभ जी ने, राय साहब ने जो कहा
कि राय बेकरी से राय में, और उसमें एक और बात मुझे जो निजी रूप से बहुत अच्छी लगती है, जो आप लोग फॉन्ट स्टाइल में रायमेंस दिखते हैं, ये भी कुछ आप लोगों ने इसके भी लिए कुछ सोचा था, या किसी इसको खुद ने डिज़ाइन किया है या किसी और से आपने बुलवाया? नहीं सर, खुद ने तो बिल्कुल डिज़ाइन नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली ये डिज़ाइनर से ही हम लोगों ने डिज़ाइन करवाया था। बट थॉट प्रोसेस उसमें यही थी कि वो दिखने में अट्रैक्टिव लगे। एक्चुअली ब्रांड का मतलब ही वो होता है कि किसी को अगर वहाँ दिख गया तो एकदम ध्यान में आ जाए, पढ़े बिना उसको समझ आ जाए कि ये रायमेंस है। जैसे हल्दीराम्स का हम लोगो देख लेते हैं और हमको समझ आता है ये हल्दीराम्स है। तो लोगो और नाम बहुत ज़्यादा मायने रखता है प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए, क्योंकि ये छाप छोड़ता है, और जब वो दिमाग में छाप छोड़ देता है तब कस्टमर अपने आप सोचता है कि नहीं यार ये कोई ब्रांड है और इसका प्रोडक्ट हम हाथों हाथ लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने 3 प्रतिष्ठान बताए, मुझे एक और जिज्ञासा है सौरभ जी, ये तीनों के नाम आपने अलग अलग रखे हैं। सर उसमें एक्चुअली मेरा ऐसा सोच है उसके पीछे कि जैसे मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, मैंने एक्चुअली बीटेक करी है नागपुर से, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। हालांकि मेरे एजुकेशन से मेरा प्रोफेशन का कोई लेना देना फ़िलहाल तो नहीं है। तो उस समय जब मैं सर बीटेक कर रहा था तो मैं नागपुर में रहता था, तो वो बड़ा शहर था, वहाँ सारी चीज़ें मैंने देखी कि भाई वहाँ कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट हैं, अच्छे चीज़ें अवेलेबल हैं जिसको एक्सपीरियंस करने में लोगों को अच्छा लगता है। हम लोग भी जाते थे, हमको भी बहुत अच्छा महसूस होता था। तो मेरा उस समय से एक मानना था कि नहीं यार, मैं जब छिंदवाड़ा जाऊंगा, जब मैं अपना बिज़नेस ज्वाइन करूंगा, तो मैं इसको इस तरफ मोड़ने की कोशिश करूंगा, या फिर कोशिश करूंगा कि मैं कुछ और नया ऐसा छिंदवाड़ा को दे सकूं जो कि नया हो। मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, कमाने के लिए नहीं, कमाने के लिए बेकरी भी है ठीक है, लेकिन लोगों के लिए भी हम और बेहतर, छिंदवाड़ा के लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं, इस थॉट प्रोसेस से मैंने कैफ़े शुरू किया। और कैफ़े का अगर आप पूछ रहे हैं कि सबका नाम अलग अलग क्यों दिया, तो उसके पीछे भी स्टोरी, कैफ़े का नाम कैफ़े 79 है सर। तो 79 इसीलिए उस पर मैंने जोड़ा ताकि वो इम्पैक्टफुल हो। इम्पैक्टफुल ऐसा कि लोगों को जिज्ञासा है जैसे आपको कि 79 क्या है, तो उससे जब आपने मुझसे पूछा तो मैं आपको बताऊंगा कि वो 79 से हम लोगों का जो वेंचर है वो स्टार्ट हुआ है। तो वो एक इम्पैक्ट देता है कस्टमर को, अगर कस्टमर को सुनता है जब कि नहीं यार 79 से है, तो ये ऐसा भी होता होगा कि कई जो आपके जो बनाने वाले जो प्रोडक्ट रहते होंगे वो कुछ दिन रहते होंगे, चले जाते हैं, या काफ़ी लंबे समय से आपके साथ ही बने हुए जो कर्मचारी होंगे? सर मैं बताऊं तो लगभग 3 से 4 लोग तो अभी भी हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए जो मेरी उम्र से ज़्यादा हो गए हैं। बहुत बढ़िया। मैं 91 बॉर्न हूँ, 79 से शुरू हुआ है, और पापा के साथ 80-84 के बीच के भी जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग अभी भी काम कर रहे हैं। ये एक और अच्छी बात हमारे बीच में निकल के आती है कि 79-80 से जुड़े हुए लोग अगर साथ में हैं तो निश्चित तौर पर उस प्रोडक्ट को, उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस इंस्टीट्यूट को, उस वेंचर को बढ़ने से कोई आगे नहीं रोक सकते। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं ऐसा कि जो व्यापार, मतलब जो कर्मचारी है वो आपके साथ जुड़े रहे, या आपका उनसे तालमेल में सर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर स्टाफ होते हैं उनको चाहिए मोटिवेशन। अगर वो मोटिवेटेड है तो वो कभी भी दूसरे वेंचर में जाने के लिए नहीं सोचेंगे। एक तो मोटिवेशन, दूसरा रिस्पेक्ट उनको मिलना चाहिए। जैसे जो हमारे साथ जुड़े हुए, जिनका मैं आपको जिक्र कर रहा था कि जो मेरी उम्र से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें हम लोगों ने डिपार्टमेंटल हेड्स बना रखा है। जैसे मेरे यहाँ पे केक डिपार्टमेंट है जहाँ पे लगभग 11 शेफ्स हमारे काम करते हैं। तो उनके जो डिपार्टमेंटल हेड हैं, शेफ़ द्वारका नाम है उनका, तो वो अभी 55 ईयर्स के हैं लगभग। और वो पापा मुझे बताते हैं कि जब वो बहुत ही छोटे थे, बचपन की उम्र से थे, तब से वो मेरे घर के बगल में ही रहा करते थे। जब भमोड़ी हम लोग गांव में रहते थे, तो तब से वो उनसे जुड़े हुए हैं, और पापा ने उनकी टाइमली हमेशा ट्रेनिंग्स करवाई, जिससे वो इतने पॉलिश हुए, और आज वो बहुत ही अच्छे किस्म के, बहुत अच्छे लेवल के शेफ़ हो गए हैं। ऐसे अपने अनुसार तो नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि देखिए सभी बेकरी के सब प्रोडक्ट के पीछे भी साइंस होती है। एक्चुअली बेकरी में जो मेन होता है वो होता है बेकर्स फ्लावर, दैट इज़ मैदा। तो उसका भी क्वालिटी इसलिए ज़रूरी है चेक करना, उसमें कितना ग्लूटेन कंटेंट है, इसकी एक हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। उस हिसाब से फिर हम लोग चूज़ करते हैं। अगर कोई नया ब्रांड हम चूज़ कर रहे हैं तो उनसे हम पहले उस प्रोडक्ट की एक सर्टिफिकेट मांगते हैं कि भाई इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इसमें ग्लूटेन कंटेंट कितना है, इस पर स्ट्रेंथ कितनी आएगी, इससे ब्रेड बनाने में कहीं ब्रेड बैड तो नहीं जाएगी, या फिर उससे कोई पपड़ी झड़ने का कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो ये तो एक रॉ मटेरियल की बात। बाकी सब रॉ मटेरियल में भी ऐसा ही रहता है। तो हम लोग जब चूज़ करते हैं रॉ मटेरियल तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़रूर देखते हैं कि भाई वो हमारे प्रोडक्ट को कैसा बनाता है।
स्टोर किस प्रकार से, जैसे बल्क में अगर हमारे पास मटेरियल आ रहा है तो फिर हम उसका स्टोरेज कैसे मैनेज करते हैं? हम स्टोरेज देखिए कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम लोग को फ्रोज़न फॉर्म में रखना होता है, तो उनके लिए हमारे पास कोल्ड रूम्स होते हैं, कोल्ड रूम्स या डीप फ्रीज़र बोल सकते हैं अपन। कुछ नॉर्मल रूम टेम्परेचर में होते हैं तो उसके लिए हमारे पास स्टोर रूम्स होते हैं, वहाँ पर हम स्टोर करके रखते हैं। हम लोग को टाइमली पेस्ट कंट्रोल करना होता है ताकि किसी भी चीज़ के पेस्ट लगने की कोई आशंका ना हो या फिर क्वालिटी उसकी बनी रहे। और दूसरा, कुछ चीज़ों को हम लोग को टेम्परेचर से भी इफ़ेक्ट करता है, तो उसको टेम्परेचर से मतलब उसको एकदम हाई लो टेम्परेचर में भी नहीं रखना है, एकदम हाई में भी नहीं रखना है, तो वहाँ एसी ऑन करके रखना पड़ता है हमको। वैसे हम लोग स्टोर करते हैं चीज़ों को। सौरभ जी, ये जो जितनी मशीन लगी होंगी वहाँ पर आपके इसमें, तो वो मशीनें आपने खुद जाकर देखा है या किसी ने, कैसे उसको आपने बुलवाया कि यही स्पेसिफिक मशीन आपके लिए चाहिए या असेंबल हुई है वो मशीन? सर देखिए, टाइमली अपग्रेडेशन हुए हैं हमारे वेंचर में एक्चुअली लगभग 4 से 5 बार, मेरे सामने 3 बार और पापा लोगों के सामने 2 बार ऐसे हमारे प्लांट के अपग्रेडेशन हुए हैं। तो उसमें होता ये है कि सर हर थोड़े दिनों में टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर कल 4 मशीन लगती थी तो आज 2 मशीन में वो काम हो जाता है। एट द सेम टाइम वो कॉस्टली होती हैं वो 4 मशीन से, बट उनकी जानकारी के लिए हम लोग टाइमली विज़िट करते रहते हैं। जैसे जो मैंने एग्जीबिशन का आपको पहले जिक्र किया, आहार एग्जीबिशन, ऐसे बेकरी बिजनेस एग्जीबिशन मुंबई में होता है जो हर साल नवंबर में होता है, 4 दिन का होता है। तो ऐसे टाइमली एग्जीबिशंस होते रहते हैं जो हम लोग को अपडेट करते रहते हैं कि अभी फ़िलहाल क्या टेक्नोलॉजी है, क्या रॉ मटेरियल्स हमारे पास नए आए हुए हैं जिससे हम अपने प्रोडक्ट को और अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर प्रोसेसिंग टाइम हम लोग कम कर सकते हैं, या फिर क्वालिटी किसी चीज़ की और कैसे सुधार सकते हैं। वो सब चीज़ों में हम ऐसे अपग्रेड करते हैं। सर, जब बेकरी की बात होती है तो हमारे माइंड में आता है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट यूज़ होता है। ईस्ट यूज़ होता जी। है। तो जैसे अलग अलग प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन की, तो इसमें क्या स्पेसिफिक ईस्ट यूज़ होता है या कोई भी ईस्ट हम फर्मेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं? देखिए, ईस्ट 2 तरह के होते हैं। एक तो ड्राई ईस्ट होता है, इंस्टेंट ईस्ट जिसको बोलते हैं, और दूसरा वेट ईस्ट होता है। तो जो वेट ईस्ट होता था वो एक पुरानी टेक्नोलॉजी है और आज भी यूज़ हो रही है, उसमें कोई क्वालिटी और इसका कोई कंसर्न नहीं है, वो भी अच्छा है। बट उसके साथ ये है कि वो पोटैटो स्टार्च से बना होता है तो उसकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी कम होती है। जो पहले ईस्ट आया करता था वो 7 डेज़ की शेल्फ़ लाइफ में आया करता था जब पापा लोगों ने शुरू किया था, अभी वो 21 डेज़ की शेल्फ़ लाइफ के साथ आता है। एट द सेम टाइम उसको हमेशा रेफ्रिजरेट करके रखना होता है। बट जो दूसरा ईस्ट जिसका मैंने आपको बताया, इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, वो 12 मंथ की शेल्फ़ लाइफ के साथ आता है और उसको रूम टेम्परेचर में हम प्रिजर्व कर सकते हैं। बट वो थोड़ा कॉस्टली होता है, बट क्वालिटी वाइज थोड़ा बेटर होता है। तो इसकी क्वांटिटी भी हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकती है? इसकी क्वांटिटी अगर हम प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हैं तो? मैम देखिए, क्वांटिटी हेल्थ को तो इफ़ेक्ट नहीं करती है एक्चुअली। ईस्ट एक्चुअली कुछ नुकसान नहीं करता है। ईस्ट एक्टिविटी करता है एक्चुअली फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। हाँ, और एक बार उसकी एक्टिविटी अपनी हो जाती है तो उसका काम ख़त्म हो जाता है, उसका प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है। सर, वर्तमान में जैसे हम देख पा रहे हैं कि बारिश में बारिश नहीं होती है, ठंड में हमको गर्मी लगती है, तो क्या इस प्रकार के मौसम के उतार चढ़ाव का भी हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स को इफ़ेक्ट करते हैं? मैम हर मौसम में हम लोग को हमारी प्रोसेस थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि टेम्परेचर और मौसम में ड्राइनेस, जैसे गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा सूखा होता है, ह्यूमिडिटी नहीं होती है बिल्कुल भी। तो प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो बनाते समय ऑलरेडी जो प्रोसेस हमारी हो रही है ऐसी शेड के अंदर होती है, तो ड्राइनेस इतनी होती है, उस वजह से जो सरफेस होता है ब्रेड का या फिर बंस वगैरह का, वो इफ़ेक्ट होता है। उसमें ड्राइनेस आने से उसमें पपड़ी आने लगती है कभी कभी, तो वो एक ड्राई उसका हुआ। और दूसरा, ठंड में जो आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो लगभग डबल टाइम लेती है। अगर कोई जनरली फर्मेंटेशन प्रोसेस बाहर हम लोग रखते हैं तो 2.5 घंटे की होती है, उसके लिए अभी एक नई मशीन आ गई है जिसको प्रूफिंग चैम्बर बोलते हैं, जो हम लोग अभी यूज़ करते हैं। उसमें फर्मेंटेशन सिर्फ 40 मिनट्स में हो जाता है, 1/3 टाइम में हो जाता है। तो उसकी भी प्रोसेस को ठंड का मौसम इफ़ेक्ट करता है, ठंड में फर्मेंटेशन बहुत स्लो हो जाता है। सर, प्रोडक्ट का कॉस्ट, मतलब जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होना चाहिए? क्योंकि जैसे होता है कोई चीज़ हमको लगती है कि नहीं ये अफोर्डेबल है या हम ले सकते हैं और ये जस्टिफाई है कि उसकी जो क्वालिटी है या टेस्ट है तो हमको पैसा देना पड़ता है, लेकिन किसी प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि पैसा ज़्यादा लग गया, इसका कॉस्ट थोड़ा कम होना चाहिए। तो ऐसा आपके माइंडसेट में भी कुछ होता होगा कि किस प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना होना? बता रहा हूँ, जैसे कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं पहले वो बताता हूँ। कॉस्ट निकालने का एक्चुअली सिंपल फॉर्मूला ये रहता है हमारा कि भाई
उसमें कच्चा माल जो डला हुआ है पहले तो उसकी कॉस्ट हो गई, उसको बनाने के लिए फ्यूल किसी ना किसी तरीके का लगेगा, चाहे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, गैस, जो भी चीज़ें फ्यूल यूज़ हो रही है वो लगता है, अवन वगैरह लगते हैं वो लगते हैं। फिर उसमें लेबर कॉस्ट जुड़ती है, फिर उसमें पैकेजिंग कॉस्ट जुड़ती है, और फिर उसमें ओवरहेड्स जुड़ते हैं हमारे, जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसका एक हम लोग नॉमिनल एक लेके चलते कि यार पर पैकेट हम लोगों को जैसे 50 पैसा, इसमें ओवरहेड कॉस्ट हमको जोड़ के चलना है, जो कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उसका हम लोग एक लेके चलते हैं कि 2 साल का इसका ब्रेक इवन है। तो वो ब्रेक इवन का एक हम लोग फॉरकास्ट लेके चलते हैं, वो एग्जैक्ट नहीं होता बट वो अंदाज़न होता है, तो उसको लेकर चलते हैं। तो ये 5 चीज़ें जो है इसको देखते हैं, और उसके ऊपर फिर हम लोग एक मार्जिन जोड़ते हैं अपने हिसाब से, जो मार्जिन हम लोग चाह रहे हैं कि इससे 10%, 20%, 15% जो भी है वो जोड़ के फिर उसका फाइनल MRP हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे हम लोग फूड फैक्ट्री वगैरह देखते हैं तो उसमें हमें जो इंडस्ट्रीज़ में अंदर प्रोसेस होती है फूड प्रोडक्ट की वो देखने मिलती है। तो इसमें हमने बेकरी को भी देखा है, तो उसमें कुछ ऐसा भी रिमेनिंग होता है जो वेस्ट नहीं होता, तो फिर हम उसको कैसे यूज़ करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हम केक की बात करें तो अगर हम पर्टिकुलर कोई शेप दे रहे हैं तो उसमें से कटिंग निकलता है, तो फिर हम उसको कैसे यूज़ करते हैं? देखिए, कुछ जैसे केक बनाने की अगर बात रही तो उसमें 2 तरीके के वेस्टेज निकलते हैं, उसको वेस्टेज एग्जैक्टली नहीं बोलूँगा मैं जी। एक तो थोड़े से बड़े साइज़ के जो पीसेज होते हैं वो हम लोगों को काम आ जाते हैं, दूसरे कुछ लोगों को कम रेट वगैरह में देने के लिए, और दूसरा जो कुछ वेस्टेज होता है जो मेजर होता है हमारे यहाँ पे, जैसे जो छोटा बारीक कट करने में इतना बारीक बुरादे जैसा कुछ निकल जा रहा है, ब्रेड में भी और केक्स वगैरह के शेप करने में जो निकल जा रहा है, उसको मैम हम लोग अभी खजरी में एक गौशाला है उसको डोनेट करते हैं, तो वो लगभग रोज़ 60-70 kg जो है हमारा वो वेस्टेज डोनेट होता है। सर, ये तो हुआ यूजिंग मटेरियल, क्या कुछ ऐसा वेस्ट भी निकलता है बेकरी में? क्योंकि जैसे अभी हम देख रहे हैं वर्तमान में जो सरकार है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के तहत वेस्ट मैनेजमेंट पे हम बहुत काम कर रहे हैं, तो हमारी बेकरी से क्या कोई ऐसा वेस्ट निकलता है जो हम बाहर आउटलेट पे डंप करते हैं, तो वो वेस्ट क्या होता है? मैम, कुछ पैकेजिंग्स में रॉ मटेरियल आते हैं हमारे पास में, जो कई प्लास्टिक पैकिंग में आते हैं, कुछ ऐसे जार पैकिंग में आते हैं, या फिर कुछ बॉक्स पैकेजिंग्स वगैरह में आते हैं, तो इन सब को हम लोग रिसाइकल करने के लिए बेच देते हैं पहला। और दूसरा, अभी जो स्वच्छ भारत के हिसाब से जो अभी सूखा कचरा गीला कचरा जो अलग अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम फॉलो करते हैं बेसिकली, और उसको फिर उसके लिए एक्चुअली जो घर अभी हमारी जो गाड़ियाँ आती है वो हमसे कचरा नहीं लेते, क्योंकि हमारा कचरा बहुत ज़्यादा होता है, एक गाड़ी उसी में भर जाएगी, तो उसके लिए हमारे लिए एक स्पेशल गाड़ी आती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग को मिलती है एक सर्विस। केक बनाते समय अंडे का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं सर, हमारी बेकरी में तो बिल्कुल भी नहीं, प्योर वेजिटेरियन बेकरी है हमारी। आप प्रोसेस भी देख सकते हैं आके एनी टाइम। मैं इनवाइट करूंगा सर लोगों को कि कभी भी आए, और मैं उनको पूरी प्रोसेस भी दिखाऊंगा, और हम लोग क्या क्या डाल रहे हैं इंग्रेडिएंट्स भी बताऊंगा आपको पूरा। तो एक्चुअली पहले एक ज़माना था जब लोग बोलते थे कि बिना अंडे का केक नहीं हो सकता, तो उस वक्त की ये थॉट थी, लेकिन सर अभी टेक्नोलॉजी और सब चीज़ों में इतना अपग्रेडेशन हो रहा है, रॉ मटेरियल्स वगैरह भी इतने अच्छे आ रहे हैं, जिससे हमारी प्रोसेस भी आसान होती जा रही है, प्रोसेस फास्ट हो रही है। एट द सेम टाइम अंडे का काम होता है सर केक को फुलाना, तो केक को फुलाने के लिए वे प्रोटीन उसका एक सब्स्टिट्यूट होता है, तो वे प्रोटीन अगर हम ऐड करते हैं उससे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है। तो कॉस्ट बढ़ने से किसी को कोई परेशानी नहीं है आज के ज़माने में, लेकिन अगर कोई बिना अंडे का ही खाना चाहता है तो वो खाएगा बिना अंडे का ही, वो 10 रुपये महंगा मिले। तो सर पीछे हमारा सोच वही है कि भले वे प्रोटीन डाल के हमको वो करना है, लेकिन हम अंडा यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ के युवा जो हैं इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इनको अपने जीवन में व्यापार को किस तरीके से देखना चाहिए? सर व्यापार के लिए आपको सबसे पहले चाहिए आत्मविश्वास। आपको सबसे पहले तो आपका एक दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, और आप जो करना चाहते हैं उस पर आपको कितना विश्वास है। अगर आपको लगता है, आपको विश्वास है कि आप जो प्रोडक्ट चूज़ किए हैं, या फिर जो भी सर्विस दे रहे हैं, या फिर गुड दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, जिसमें भी आप काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसमें अगर आपको विश्वास है तो वो सबसे पहली सीढ़ी है कि आप विश्वास आपको है कि वो प्रोडक्ट सही रहेगा। तो पहली चीज़ तो आपने आपका वो चॉइस होगी कि आपने चूज़ कर लिया, अब आपको कहाँ बढ़ना है। अब आपको बढ़ना कैसे है, तो उसके लिए सर आपको 3-4 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। आपको सबसे पहले फोकस करना है क्वालिटी पे। आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट होना चाहिए। क्वालिटी का
सोल होता है, उसकी आत्मा होती है उसके इंग्रेडिएंट्स, उसका कच्चा माल। उसका कच्चा माल बहुत बेस्ट होना चाहिए, उससे आपकी क्वालिटी डिफाइन हो जाएगी, क्वालिटी अच्छी रहेगी। पहली चीज़, आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया जो कि अच्छी क्वालिटी का है, पहली चीज़ हो गई आपकी। दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी। आज मैंने जो प्रोडक्ट बनाया, आप 8 दिन बाद उसको खाएंगे आपको वैसा ही मिलेगा, आप 4 महीने बाद आप खाएंगे वही फ्लेवर का वही सेम चीज़ आपको वैसे ही मिलेगा। क्योंकि मैं फूड इंडस्ट्री से हूँ इसलिए मैं उसी टर्म से बात कर रहा हूँ। तो दूसरी चीज़ हो गई कंसिस्टेंसी, आपका प्रोडक्ट हमेशा एक सा रहना चाहिए। तीसरी चीज़ हो गई ऑनेस्टी। सर ऑनेस्टी इसलिए बहुत मायने रखती है, आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए आपके प्रोडक्ट को लेकर। आप अपने कस्टमर को जो कन्वे कर रहे हैं, क्या वही चीज़ आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं? लोग, क्योंकि कई बार हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाया, हम लोगों ने कस्टमर को बहुत अच्छा बता दिया कि ये प्रोडक्ट वैसा है। कस्टमर ने जब जाके डिसअपॉइंट होता है तो वो दूसरी बार आपके पास नहीं आएगा, आपका ऑप्शन खोजेगा वो बैठे बैठे, और वो निश्चित उसी के पास जाएगा, दूसरे वाले के पास, कि भाई मैं ट्राई करता हूँ उसका एक बार। तो ये तीसरी चीज़ हो गई सर ऑनेस्टी। आप ऑनेस्ट रहना चाहिए आपके काम के प्रति, आपके कस्टमर के प्रति आपको लॉयल होना है। और सर लास्ट चीज़ जो आपकी हो गई ऑनेस्टी, और सर तीसरा हो गया पेशेंस। चौथा, आपको सर धैर्य बहुत रखना है। आप लोग ये समझते हैं कि आज सर बहुत सारे रेस्टोरेंट और होटल्स वगैरह खुलते हैं आजकल, और वो 4 महीने 5 महीने काम करने के बाद बंद हो जाते हैं। सर एक्चुअली ये ऐसा नहीं है, इसमें सर पेशेंस बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर आप ये जो 3 चीज़ मैंने आपको पहले बताई, उसको आप अगर आप फॉलो करते रहेंगे, तो आप अगर पेशेंट हैं तो आपको टाइमली ज़रूर रिजल्ट मिलेंगे 100%। बहुत बढ़िया। आज की मेरी यात्रा एक परिचय में हमारे बीच सौरभ राय जी डायमंड से रहे। मैं पूरे इंदिरा प्रियदर्शनी महाविद्यालय की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने युवाओं को नई नई जानकारी दी।